अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए कुछ न्यू वीडियोस की तरफ चलते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आई एम डूइंग द स्टफ़ ताकि हम सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। हम लोग पीएसटी जीएसटी की फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑलराइट, साइंस ऑफ क्लास 7 हम लोगों ने 5 और 6 कंप्लीट कर ली थी। आई थॉट कि 7 बहुत इन्फॉर्मेशन, लेकिन जितना हो सकेगा आई ट्राई माय बेस्ट कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपसे शुरू किया जाए। उर्दू का कुछ थोड़ा सा पोर्शन ग्रामेटिकली ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा उर्दू, बिकॉज 20 मार्क्स का है वो भी। खैर, तो हम लोग जो है साइंस की क्लास 7 वो स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अभी उससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन आ गई है। ऑलराइट, तो डेफिनेशन ये है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। आज ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कह लें आप, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, उसका मेन कोर या उसका जो एसेंस जो है या जो उसका मकसद है वो यही है कि जो बड़े बड़े लार्ज किस्म के जो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इस तरह से प्रोसेस किया जाए, इस तरह से तोड़ा जाए कि वो अपनी सिंपलर फॉर्म के अंदर आ जाएं, ठीक है। और वो सिंपलर फॉर्म क्योंकि हमारे सेल्स के लिए उनसे एनर्जी जो है वो टेक आउट करना आसान हो जाता है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस रखा है। अब जो भी मैं ग़िज़ा लूँगा या फूड लूँगा वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, मिनरल्स का। तो उस फॉर्म के अंदर तो मेरे सेल के अंदर, मेरी बॉडी के सेल में वो एबिलिटी नहीं है कि ये इस कॉम्प्लेक्स फूड से जो है वो एनर्जी ऑब्टेन कर ले। तो अल्लाह ताला ने एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है पूरा, इसके ज़रिए ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्रेकआउट होते हैं, अलग होते हैं, सिंपलर फॉर्म के अंदर आते हैं और फिर जो हमारे सेल्स होते हैं उनको बहुत आसानी हो जाती है उनसे एनर्जी कैप्चर करना। तो आई होप कि ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है आपको समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। एमसीक्यूज़ आ रहा है आपके पास। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन आर देयर? डाइजेशन की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? वैसे डाइजेशन तो पूरी एक ही होती है, लेकिन उसको और थोड़ा डिवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से आसानी हो गई काफ़ी। क्या उसकी 4 टाइप्स होती हैं, क्या 3 होती हैं, क्या 2 होती हैं, क्या 1 होती है? एंड द राइट आंसर इज 2 टाइप्स। या व्हाई नॉट, 2 टाइप्स, मैकेनिकल एंड केमिकल, ठीक है। 2 तरह की डाइजेशन होती है, और ये साइमल्टेनियसली साथ साथ ही चल रही होती है, सही है। मैकेनिकल डाइजेशन भी कर रहे होते हैं ऑर्गन्स और केमिकल भी कर रहे होते हैं। मैकेनिकली क्या होता है कि वो जो फूड होती है वो टीयर डाउन होती है, वो ब्रेक डाउन होती है, वो और ज़्यादा च्यू होती है। और केमिकली उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो एक एक करके जो है वो उसमें से जो आप कह लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो अलग हो रहे होते हैं, ब्रेकआउट हो रहे होते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो अलग हो रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो रहे होते हैं, लिपिड्स अलग हो रहे होते हैं। और ये 3 मेन सब्सटेंसेस मोर स्पेसिफिकली अपनी सिंपलर फॉर्म्स के अंदर आ रहे होते हैं ड्यू टू दिस केमिकल डाइजेशन। प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, और फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स या आपके लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड्स या ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसराइड्स जो इनकी सिंपलर फॉर्म्स हैं। इन सिंपलर फॉर्म्स को जो है ना सेल पहचानता है। तो केमिकल डाइजेशन जो है वो इस तरह से होती है। ये तो एक सिंपल सा एक वो है, मैं इसको भी डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज आगे ये चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज 2 तरह की डाइजेशन है, केमिकल और मैकेनिकल और केमिकल, और ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही होती हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन। आगे चलते हैं। ऑलराइट, फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स, और यहीं पे हम काफ़ी गलतियाँ करते हैं। मैं भी एक टाइम पे बहुत गलती करता था इसमें। डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, बक्कल कैविटी से, या स्टमक से? एंड द राइट आंसर इज बक्कल कैविटी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। असल में डाइजेशन तो स्टार्ट ही माउथ से हो चुकी है, और माउथ में मोर स्पेसिफिकली हम कह लें बक्कल कैविटी से। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में हमारे पास माउथ का ऑप्शन है तो माउथ वो राइट आंसर होगा, ठीक है।
बक्कल कैविटी मोर स्पेसिफिक हो गई है, यानी कि माउथ के अंदर जो 16 टीथ्स का जो पेयर है, अपर एंड लोअर जॉ, 32 टीथ्स बनते हैं ना हमारे, तो वो बक्कल कैविटी, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि ये जो माउथ है, माउथ तो मतलब उसमें काफ़ी और चीज़ें भी आ जाएंगी, उसमें चिक्स भी आ जाएंगे, लिप्स भी, टीथ भी, टंग्स भी, ये सारा मिलके जो है माउथ बनाता है। मोर स्पेसिफिकली बक्कल कैविटी के अंदर जब जैसी फूड जाती है तो जो उसकी जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो टीथ स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, सही है, उसको टीयर डाउन करते हैं, छोटा करते हैं, ब्रोक करते हैं, और उसकी केमिकल डाइजेशन जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे माउथ के अंदर ये जो आपको माउथ दिख रहा है इधर, ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये 3 तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, इनको पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, और 3 पेयर्स होते हैं ऑलमोस्ट, और ये जो हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ सम एंजाइम्स निकालते हैं, अमाइलेज, जो कि एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे और उसको वहीं से कार्बोहाइड्रेट को उसकी सिंपलर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो डाइजेशन तो जनाब माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, या बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। तो कोई अब हमसे पूछे ना, अगर ये हमारे पास अगर ये सवाल आ जाए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हमें झट से बताना है बक्कल कैविटी या माउथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ डाइजेशन आर देयर। ये पूरा जो डाइजेस्टिव आप कह लें कि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, 3, 4, 5, 6, एंड द राइट आंसर इज 5। हम इस पूरे प्रोसेस को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द इंजेस्शन, जब मैं खाना खा रहा होता हूँ या आप या हम लोग जब इंजेस्ट कर रहे होते हैं, सही है, निगलने में तो सॉलिंग आता है, इंजेस्ट कर रहे होते हैं जब हम इनिशिएट करा रहे होते हैं फूड को अपने माउथ में, तो ये इंजेशन का पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट फिर डाइजेशन, और ये काफ़ी एंड तक चलेगी, मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा बिकॉज इसके MCQs आने वाले हैं। थर्ड पार्ट में जो है एब्जॉर्प्शन होती है। फोर्थ पार्ट जो कि इसी के साथ साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, यानी कि जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जब न्यूट्रिएंट्स पहुँच जाते हैं तो फिर वो यूटिलाइज होना शुरू होते हैं डिफरेंट सेल्स के पास। जिस सेल को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो वहाँ से टेकअप करना शुरू कर देता है, और जो अनएब्जॉर्ब्ड या अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो इजेस्ट हो जाती है या एलिमिनेट हो जाती है थ्रू रेक्टम, ठीक है, या जो लास्ट पार्ट होता है ये कोलोन का, जो इसे एनस कहते हैं, ठीक है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाती है, इजेस्ट हो जाती है। तो बेसिकली ओवरऑल पूरी जो डाइजेशन है उसको हमने 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मैंने नहीं किया भाई, ये बुक में है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। इसमें 1-2 पार्ट्स और भी आ जाते हैं, मैं भी इंक्लूड नहीं कर रहा, वो फिर फिजियोलॉजी की क्लास लगेगी ऐसी, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल हमें अपनी बुक के साथ चलना है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये 5 पार्ट्स आपकी मेरी बुक में दिए हैं 7 क्लास की, तो हमें ऐसे ही चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑलराइट, 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स कंपोज डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड, ठीक है। ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्गन्स आ रहे हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जो कि माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस तक चल रही है, ठीक है। ये पूरा एक एक्सटेंशन, यानी इसी की एक्सटेंशन फिर स्टमक है और उसी की एक्सटेंशन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और ये, लेकिन इसके साथ कुछ और भी ऑर्गन्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो कि डाइजेशन में काम कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। क्या उन्हें हम इसेंशियल ऑर्गन्स कहते हैं, क्या उन्हें हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, क्या उन्हें हम फिक्स्ड ऑर्गन्स कहते हैं, क्या उन्हें हम नेसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, एंड द राइट आंसर इज एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन्स और एलिमेंट्री कैनाल, ये दोनों मिलके आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। अच्छा देखो, एसेसरी वर्ड से तो हमें पता लग रहा है ना कि असिस्टेंस मिल रही है, ठीक है, असिस्ट किया जा रहा है, मेन ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन इनकी असिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर डाइजेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। पहले मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखा दूँ, ये यहीं से स्टार्ट हो रही है। एलिमेंट्री कैनाल ये माउथ से हमारे स्टार्ट हो जाती है, और ये इसको फिर हमने अलग अलग नाम दिए हैं, यहाँ पे पहुँच के ये ईसोफिगस बन जाएगी, फिर यही एक्सटेंशन जो है ये स्टमक बन जाएगा, और फिर यही जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन बन रही है, और फिर यहीं से ये लार्ज इंटेस्टाइन बन रही है, और फिर ये रेक्टम और ये एनस। तो ये पूरी एक ही ट्यूब है असल में, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये पूरी एक ही ट्यूब है,
डिफरेंट जगह पे अल्लाह ताला ने इसको डिफरेंट आप कह लें कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे आके कुछ ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, जे शेप्ड, इसको जे शेप्ड भी कहते हैं, पाउच लाइक, तो इसको स्टमक कह दिया हमने। यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी अलग है इस ट्यूब की, इधर कुछ फंक्शनैलिटी अलग है इस ट्यूब की। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ अलग स्ट्रक्चर हो जाता है इस ट्यूब का, तो और यहाँ पर कुछ अलग फंक्शनैलिटी है। सेम गोज़ फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर कुछ अलग स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने दिया है इसको, इसकी कुछ अलग फंक्शनैलिटी है। बट ऑल इन ऑल ये पूरी की पूरी एक ही ट्यूब है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब आ जाते हैं एसेसरी ऑर्गन्स पे। एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे पास लिवर है, चलो और ऊपर से चलते हैं, लिवर को भी क्यों ला रहे हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे पास टीथ हैं, सबसे पहले टीथ जो कि मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हैं, ये हो गए। उसके बाद फिर लिवर हो गया, लिवर की सीक्रेशंस आएंगी। फिर पैनक्रियाज, यहाँ कहीं दिखाया है, हाँ ये रहा, पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज की सीक्रेशंस आएंगी। तो ये जो है ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं। टीथ हो गया, लिवर हो गया, लिवर का जो ये गाल ब्लैडर है ये हो गया, पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट इन्होंने नहीं दिखाया, ये यहीं इस तरफ आता है यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक डक्ट, लिवर, गाल ब्लैडर, टीथ, ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। यानी फूड जो है वो डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट में नहीं आ रही, फूड तो एलिमेंट्री कैनाल में ही रहती है, इनकी कुछ सीक्रेशंस जो है वो मिक्स होती रहती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और डिफरेंट पार्ट्स में। तो आई होप कि इसको मैं थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। अपने आप में डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। खैर आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये डिटेल यहीं पे दी हुई है। ऑलराइट, टीथ, लिवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, अगर इस पिक्चर में मैंने लगाया तो था ये पैनक्रियाटिक डक्ट ही रहा। ओके, ये पूरा पैनक्रियाज है, ठीक है, जैसे हम उर्दू में लबलबा कहते हैं, और ये अपनी सीक्रेशन निकालता है, पैनक्रियाटिक सीक्रेशन जो निकालता है एक डक्ट के ज़रिए, यानी ये डक्ट आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टली जो है वो अपनी सीक्रेशंस ब्लड में नहीं डालता, तो इसके थ्रू आता है। खैर इसको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना हम अपने मेन मकसद से हट जाएंगे। फिर कभी इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा, ये बहुत मज़े के टॉपिक्स हैं। चलें आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया, ये सारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं ये, ठीक है, एसेसरी ऑर्गन्स हैं। ऑलराइट, हाउ मेनी आवर्स डज फूड यूजुअली टेक्स फॉर अ कंप्लीट डाइजेशन। अच्छा, इसको चलो मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा। ये कितना टाइम लेती है यूजुअली जो हम एक खाना खाते हैं या फूड जो है डाइजेस्ट होने के लिए, तकरीबन कितने घंटे ले रही है? 15 से 20 घंटे, 20 से 24 घंटे, 24 से 30 घंटे, या 30 से 40 घंटे? एंड द राइट आंसर इज़ 24 to 30 आवर्स अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। बुक के यस हाँ, बुक के मुताबिक जो है वो 24 to 30 आवर्स जो हैं वो तकरीबन जो है वो डाइजेशन पीरियड है। बट यहाँ पर जो मैं बात असल में बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि डाइजेशन पीरियड जो है ना वो डिपेंड करता है फूड टू फूड। लाइक प्रोटीन्स की डाइजेशन का टाइम जो है वो थोड़ा सा अलग है, इसको हम गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट टाइम लेते हैं, फैट्स थोड़ा सा अलग टाइम लेते हैं। तो खैर उन्होंने ऑल इन ऑल ये एवरेजली बता दिया, हमें बुक से चलना है अभी, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। खैर आगे चलते हैं। ऑलराइट, सलाइवा इन माउथ स्टार्ट्स विच सब्सटेंस केमिकल डाइजेशन। ये मैं शायद बता चुका हूँ, पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो हमारा जो ये सलाइवा है, थूक जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर एक इसके अंदर जो है वो एंजाइम होता है, वो किस सब्सटेंस की डाइजेशन करता है? केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो गई ना माउथ से ही, तो सलाइवा इन माउथ स्टार्ट्स विच सब्सटेंस केमिकल डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, प्रोटीन्स, या बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च? एंड द राइट आंसर इज बोथ स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जनाब स्टार्च जो है बेसिकली है तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जिस फॉर्म में होता है उसको हम स्टार्च कहते हैं, और जब एनिमल्स के अंदर आता है तो ग्लाइकोजन ये इसकी स्टोर्ड फॉर्म है। ग्लाइकोजन आर द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ CHO इन एनिमल। CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसको हमारे टीचर ने बताया था, वो अभी तक मुझे याद है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो आप इतना भी लिख दोगे ना अगर कि दीज आर दी हाइड्रेटेड कार्बन्स, तब भी सही होगा। खैर, तो आप समझ में आया आपको कि स्टार्च आर द प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स, ये स्टार्च,
और ग्लाइकोजन जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो दोनों यानी कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स एक ही बात है। तो मकसद ये है कि जो माउथ के अंदर, मैं बैक कर रहा हूँ यहाँ पे, माउथ में जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है एमाइलेज, वो किस सब्सटेंस के ऊपर काम करना शुरू करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पे। अब चाहे वो स्टार्च फॉर्म के अंदर हो या किसी भी फॉर्म के अंदर हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी दिया हुआ था यहाँ पे, स्टार्च भी दिया हुआ था, तो ज़्यादा सही आंसर ये दोनों ही होगा। ठीक है। सो माउथ के अंदर जो है केमिकल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं। हाँ, ओके। द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज़, आपसे लेंथ पूछी जा रही है एलिमेंट्री कैनाल की। इसमें काफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन हमें वही बुक के साथ जुड़ के चलना है। ठीक है। 7 मीटर्स, 8 मीटर्स, 9 मीटर्स, 10 मीटर्स। एलिमेंट्री कैनाल जो मैंने पूरी आपको बताई है ना, जो माउथ से शुरू हो रही है और एनएस पे एंड हो रही है, उसकी कितने मीटर उसकी लेंथ है? द राइट आंसर इज़ 7 मीटर्स अकॉर्डिंग टू आवर बुक। मैं यहाँ पे चीज़ मेंशन यूँ कर रहा हूँ और आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग पढ़ा होगा, फिर आप गूगल भी करके चेक करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। गूगल पे तो आपको 9 मीटर तक की भी मिल जाएगी लेंथ, 8 मीटर तक की भी मिल जाएगी। ये डिफरेंसेस हैं, आई डोंट नो क्यों हैं। हमने जो फिजियोलॉजी में पढ़ा था गाइटन में, वो तकरीबन 6 to 8 मीटर्स था। अब क्योंकि जो हमें प्रिस्क्राइब्ड कोर्स बताया गया पीएचडी जीएसटी का, उसके अंदर ये बुक्स जो हैं यही हमारा स्टडी मटेरियल है, तो हमें बुक के साथ ही जुड़ के चलना है। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक 7 मीटर्स है एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। ये माउथ है, फेरेनिक्स है, इसोफिगस है, और ये इसने स्टमक क्यों नहीं दिया यहाँ पे, चलो खैर। बहरहाल ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है। और ये इसकी जो लेंथ है एलिमेंट्री कैनाल की, ये 7 मीटर्स है। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट। द च्यूड एंड द मिक्स्ड फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड नोन एज। ठीक है। जो निवाला मैं लेता हूँ, जो खाना मैं खाता हूँ, जब वो माउथ के अंदर मैं उसको चबाता हूँ, च्यू करता हूँ, और फिर उसमें स्लाइवा भी मिक्स हो जाता है, तो वो एक बड़ी सॉफ्ट सी फॉर्म बन जाती है, जो कि निगलने के लिए आसान हो जाती है। साइंटिफिकली या इन अ बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इसको मैं क्या कहूँगा, या साइंटिस्ट ने उनको क्या कहा है इस तरह की कंडीशन को, जब फूड मिक्स हो जाता है स्लाइवा के साथ और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चबा लिया जाता है, च्यू हो जाता है, नरम पड़ जाता है, तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या चाइम कहते हैं, क्या उसे बोलस कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं, या बोथ ए एंड बी। देखो एमाइलेज का मैं पीछे आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। ये तो एक एंजाइम है। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनके एंड में ए जा रहा होता है। सही है। एमाइलेज एंजाइम है जो कि वर्क कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट पे। सही है। ये पैरोटिड ग्लैंड्स यानी स्लाइवा के अंदर होता है, वहाँ से निकलता है। या तो चाइम हो सकता है, बोलस हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और आप देख लेंगे अभी राइट आंसर क्या है इसका। द राइट आंसर इज़ बोलस। ठीक है। इसको मैं बोलस कहता हूँ। अब ये इस शरारती से बच्चे को या बच्ची को पता नहीं है कि ये जो खाना खा रहा है अभी, ये इसके मुंह में जाके सॉफ्ट होगा और वो क्या बनेगा, वो बोलस बनेगा। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, कभी ना कभी इस बच्चे को पता चल ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट। विच पार्ट कनेक्ट्स माउथ विद एसोफिगस। ठीक है। माउथ और एसोफिगस को कौन सा पार्ट कनेक्ट कर रहा है? देखो माउथ भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, एसोफिगस भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन इन दोनों को एक पार्ट कनेक्ट कर रहा है। क्या वो लैरिंक्स है, क्या वो ब्रोंकाई है, क्या वो फ्रेनिक्स है, क्या वो स्प्लीन है? अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो या जो जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है, उनके लिए तो ये बहुत आसान सवाल है। लाइक ब्रोंकाई इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्रोंकाई इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। जब ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया जो विंड पाइप जिसे मैं कहता हूँ, विंड पाइप जब ये ट्रैकिया डिवाइड होता है दो ब्रोंकाई के अंदर, फिर वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, तो ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, या इसको साउंड पाइप कहते हैं। ये बिल्कुल जो हमारी एसोफिगस है इसके बिल्कुल बैक साइड पर है लैरिंक्स। स्प्लीन में तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आके ब्रेक डाउन होते हैं आफ्टर 120 डेज़। 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल्स जो स्प्लीन में आ जाते हैं और वो टूटना शुरू होते हैं। तो ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव द नॉलेज, क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, आप में से बहुत सौ का मेडिकल बैकग्राउंड होगा, तो हम लोग इसको काउंटर कर जाएंगे। लेकिन जिनको नहीं पता वो इस तरह से समझ लें तो आपको आसानी हो जाएगी। एंड में यही ऑप्शन बचा है,
फेरेनिक्स, तो ऑब्वियसली यही राइट आंसर है। ठीक है, फेनिक्स, इसको आप फेरिंग्स पढ़ें या फेरेनिक्स पढ़ें, मैं इसको फेरेनिक्स पढ़ देता हूँ, कभी कभी फेरिंग्स निकल जाता है, तो बड़ा मुश्किल सा नाम है। खैर, फेरिंग्स जो है वो कनेक्ट कर रहा है माउथ को और ईसोफेगस को। अब फेरिंग्स के भी डिफरेंट पार्ट हैं, नेजोफेनिक्स, ओरोफेरेनिक्स, लैरिंजोफेरेनिक्स। नेजोफेनिक्स जो है वो जो कि नेजल कैविटी में जा रहा है, ओरोफेनिक्स जो कि ओरल कैविटी में, लैरिंजोफेनिक्स जो कि लैरिंक्स के साथ कोई कनेक्शन बना रहा है। इस डिटेल में नहीं जाना, मैं सिर्फ बताने का मकसद ये कि ये जो आपका माउथ है ये, और नीचे जो ये एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम ओसोफेगस कह रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये पूरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं फेरिनिक्स या फेनिक्स, व्हाटएवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑलराइट, नाउ विच पार्ट कनेक्ट्स फेनिक्स विद स्टमक। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है अब ये बताओ कि फेरेनिक्स और स्टमक्स को कौन कौन कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी पीछे क्या था कि माउथ और ईसोफिगस, माउथ और ईसोफिगस को कौन कनेक्ट कर रहा था, फेरेनिक्स। ठीक है, अब फेरेनिक्स और स्टमक को कौन कनेक्ट कर रहा है, लैरिंक्स, ब्रोंका, स्प्लीन। ऑब्वियसली ये तीन ऑप्शन नहीं है, ये पहले डिस्कस हो चुके हैं, तो ईसोफिगस है द राइट आंसर, या द राइट आंसर इज ईसोफिगस। फेरेनिक्स जो है वो मिडिल पार्टी है, फेरेनिक्स बीच में बैठा हुआ है और इधर ये माउथ है, सपोज ये माउथ है, ये फेरेनिक्स है और फिर ये नीचे ईसोफिगस आ रहा है। तो इसको माउथ को और ईसोफिगस को कौन कनेक्ट कर रहा है, फेरेनिक्स, और फिर फेरेनिक्स को स्टमक के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, ये ईसोफिगस, ये जो वॉल, ये जो लंबी आ रही है पूरी। ठीक है, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये इधर मिड में जो है फेरेनिक्स बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये माउथ को और ईसोफिगस को कनेक्ट कर रहा है। फिर फेरेनिक्स को और स्टमक को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये ईसोफिगस। ठीक है, तो ये टेक्निकल सवाल, ये हो सकता है ये सखर IBA वाले इस तरह के टेक्निकल सवाल बना दें। ओके, आगे चलते हैं। ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अच्छा, ये बोलस जो है जिसको अभी हमने बात की थी कि ये जो खाना हम खा रहे होते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद वो जो लुकमा जो बन जाता है सॉफ्ट सा, उसको हम बोलस कहते हैं। तो ये बोलस जो है ये किस तरह से मूव कर रहा होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या पूरी ईसोफिगस के अंदर। क्या होता है कि ये कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो कि इनिशिएट होती हैं ईसोफिगस के अंदर। ये इस तरह से पहले कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फिर यहाँ से पुश करती हैं इसको, तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, बोलस मूव फॉरवर्ड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, इनको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। और मुझे याद है अच्छी तरह, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमने वीडियो के थ्रू देखा था ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। और अगर ये ना हो ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, तो आपका खाना यहीं कहीं अटका रहा है हलक की नाली में, सॉरी इसकी खाने की नाली में, आगे ही नहीं बढ़े। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ आप कह लेंगे कॉन्स्टिपेशन हो जाए एक तरह से। तो ये बड़ी रहमत अल्लाह की तरफ से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, खाना स्लोली मूव करता रहता है, ये इस तरह से यूँ बल्ज होता है, फिर ये उसको फॉरवर्ड करता है आगे। तो बोलस इज पुश्ड फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। और सिर्फ स्टमक तक नहीं, स्टमक से फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगी तो वहाँ पर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स चल रही होती हैं। थ्रू आउट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स चल रही होती हैं। आगे चलते हैं। विच पार्ट प्रिवेंट्स द एंट्रिंग ऑफ फूड इन लैरिंक्स ड्यूरिंग swallowing। हम जब खाना खा रहे होते हैं तो खाना हमारी सांस की नाली में क्यों नहीं जाता, बाज़ औक़ात चला जाता है क्योंकि हम जब बोल रहे होते हैं, तो जब हम बोल रहे होते हैं तो वो मकसद ही फौत हो जाता है ना लैरिंक्स का, उसको तो फिर ओपन होना है। तो जब भी हिकमत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खाते टाइम बोला मत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो ठीक है, विच पार्ट प्रिवेंट्स दी एंट्रिंग ऑफ फूड, कौन सा पार्ट है जो कि खाने को रोक रहा है लैरिंक्स में जाने से। लैरिंक्स, पहले मैं आपको बता दूं, दो पाइप साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ठीक है, एक है फेरेनिक्स जो कि आगे जाके ईसोफिगस बनेगा, एक है लैरिंक्स जो कि आगे जाके ट्रैकिया में बनेगा। तो लैरिंक्स जो है वो साउंड को हैंडल कर रहा होता है और फेरेनिक्स जो है वो खाने की नाली है। तो लैरिंक्स जाके साउंड पाइप कहते हैं इसको, या इसको विंड पाइप भी कहते हैं, आगे जाके सांस की नाली बनता है। तो अब मैं खाना खा रहा हूँ, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मेरे खाने को इस सांस की नाली में या लैरिंक्स में जाने से रोकेगा। ठीक है, क्या उसको एपिग्लोटिस कहते हैं, क्या उसको ब्रोंकाई कहते हैं, क्या उसको ईसोफिगस कहते हैं, क्या उसको टंग कहते हैं। ऑब्वियसली टंग तो नहीं है क्योंकि टंग तो बक्कल कैविटी में है या माउथ में है। ठीक है, ईसोफिगस तो
आगे की चीज़ है, मतलब आगे का स्ट्रक्चर है, फेरेनिक्स से आगे का स्ट्रक्चर है। ब्रोंकाई ब्रोंकाई जो है वो लैरिंक्स की फर्दर एक्सटेंशन है, जब और ये ब्रोंकाई तो लंग्स के अंदर मिलता है हमें। सो दिस वन इज़ द राइट आंसर, एपिग्लॉटिस। ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, एपिग्लॉटिस। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ से फूड एंटर होगी, ओरल कैविटी है ये इधर से मैंने खाना खाया और ये फूड यहाँ से एंटर हो रही है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फूड जो है वो इधर एंटर होके लैरिंक्स के अंदर आ जाए, सांस की नाली में, सही है, और इससे डेथ भी हो सकती है। इसको जाना कहाँ है, इस फूड को जाना है इधर फेरेनिक्स में, और ये फेरेनिक्स से इसको होते हुए ईसोफिगस के अंदर जाना है, और ईसोफिगस से होता हुआ फिर ये नीचे स्टमक में जाएगा, और द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, अल्लाह ताला ने क्या किया कि ये देख लो एक तरह से फ्लैप कवर, या इसको आम ज़बान में कहूँ एक ढक्कन, एक तरह का ढक्कन या एक कवर जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर दे दिया कि जब खाना आता है तो ये एपिग्लॉटिस जो है ना, ये बंद कर देता है इस ओपनिंग को। ये जो लैरिंक्स की ओपनिंग आ रही है ना, ये ओपनिंग देख रहे हैं आप, इसको कवर कर दिया इस एपिग्लॉटिस ने। तो मजबूरन खाना अगर यहाँ आएगा भी तो यहाँ से यूँ मुड़ जाएगा और ईसोफिगस में चला जाएगा। ठीक है, होता है क्या है कि जब हम बात कर रहे होते हैं खाना खाते वक्त, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा होता, क्योंकि बात करने के लिए एपिग्लॉटिस का ओपन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब उस कन्फ्यूजन के अंदर ये थोड़ा सा फ्लैप खुला होता है या बंद होता है, तो खाना जो है वो या फूड जो है वो इसके अंदर जा सकता है, तो फिर हमें फंदा लगता है। वो फंदा भी अल्लाह की एक रहमत है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होता है यहाँ से, एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म प्रोड्यूस होता है कि बाहर निकले चीज़ यहाँ से। तो ये थी हिकमत उस हदीस के पीछे जो भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आई होप कि एपिग्लॉटिस समझ में आ गया हो आपको, किस तरह से कवर कर रहा है और कैसे खाना जो है ये फूड जो है हमारा वो खाने की नाली में ही फेरेनिक्स से होता हुआ ईसोफिगस में ही जा रहा है। आगे चलते हैं। ओके, द एसिड रिलीज बाय स्टमक इन रिस्पॉन्स ऑफ बोलस इज़। ठीक है, बोलस तो समझ में आ गया ना, टर्मिनोलॉजी क्या है, वो सॉफ्ट सा फॉर्म फूड की। अब ये बोलस पहुंच गया स्टमक में, और स्टमक में पहुंचने के बाद जो है एक एसिड रिलीज़ हो रहा है वहाँ से। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हम सबको ही पता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत भी नहीं है। वो कौन सा एसिड है जो स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। एंड द राइट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, जैसे ही खाना यहाँ पर आता है तो HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो HCl की प्रोडक्शन कुछ ना कुछ हो ही रही होती है, लेकिन जैसे ही बोलस यहाँ पे एंटर होता है तो स्टिमुलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और जो HCl जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। और मुझे याद नहीं आ रहा उन सेल्स का नाम क्या है जो कि HCl प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, चलो मैं बताता हूँ जैसे याद आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। HCl कैन डैमेज द स्टमक वॉल्स एंड कैन कॉज। अच्छा, HCl जो है अगर उसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए ड्यू टू सम रीजंस, तो वो स्टमक की वॉल्स को भी डैमेज कर देता है। और जब जैसे स्टमक की वॉल्स डैमेज होती हैं तो एक कंडीशन डेवलप होती है बड़ी पेनफुल। तो वो उस डिज़ीज़ का क्या नाम है जो कि HCl की ओवर प्रोडक्शन की वजह से जो स्टमक की वॉल्स जो हैं वो इंजर्ड होती हैं, डैमेज होती हैं? क्या उसे हम अल्सर कहते हैं, क्या उसे हम डायरिया कहते हैं, क्या हम उसे डायसेंट्री कहते हैं, क्या हम उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं? तो अच्छा हाँ, वो याद आ गया मुझे, राइट। ये जो एक मिनट, सॉरी मैं थोड़ा सा बैक हो रहा हूँ। ये जो HCl प्रोड्यूस होता है, एडिशनल बात बता रहा हूँ, HCl जो प्रोड्यूस होता है ये प्रोटोन पम्प्स होते हैं यहाँ पे, सही है, प्रोटोन पम्प्स होते हैं। वो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आयोनिक फॉर्म के अंदर इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। खैर आगे चलते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पहुँचे हुए थे, सही है, कि अगर HCl जो है वो अपनी ही स्टमक की वॉल्स को डैमेज करना शुरू कर दे तो क्या कंडीशन डेवलप होती है? अल्सर, डायरिया, डायसेंट्री या कॉन्स्टिपेशन। ये 4 डिजीज़ आपके सामने, एंड द राइट आंसर इज़ अल्सर्स। ठीक है, स्टमक अल्सर्स। मेरा जो सेकंड सेमेस्टर था फिजियोलॉजी का, उसमें इत्तेफाक से जो हमारे रेस्पेक्टेड सर थे उन्होंने मुझे अल्सर का टॉपिक दिया था असाइनमेंट के लिए। पैथोलॉजिकल रीजंस ऑफ अल्सर, ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, एंड
कंडीशंस हैपन थ्रू अल्सर, सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखना था। इस पर भी कभी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नॉलेज मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, स्टमक अल्सर जो हैं ये एक्सेसिव HCl की सीक्रेशंस होती हैं, और अल्लाह ताला ने नेचुरली इनसाइड ऑफ द स्टमक एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दी हुई है, जैसे हम कहते हैं म्यूकस। वैसे तो ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल होती है म्यूकस, यहाँ पर कुछ थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज HCl जो है ना वो प्रोटियोलाइटिक एसिड है, यानी प्रोटीन्स को जो है ना वो उस यानी कि तोड़ता है, उसके ऊपर ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है। और ये पूरा प्रोटीन ही तो है, स्टमक जो है, ये जो मीट जो जितना भी मीट या गोश्त होता है वो प्रोटीन होता है नेचर में। ठीक है। तो जब ये म्यूको प्रोटेक्टिव कवर जो है, ये म्यूकस जो है, ये ख़त्म या कम होने लगता है तो HCl जो है वो इसी के सेल्स को डैमेज करने लगता है, और इस तरह से ये ज़ख़म से बनना शुरू हो जाते हैं। इनको अल्सर्स कहते हैं, और इसके बहुत सारे रीज़न हैं, मगर एक्सेसिव स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। स्मोकिंग की वजह से ये चीज़ होना शुरू हो जाती है, और कुछ बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स ऐसी लेते हैं जो कि HCl की ओवर प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं। तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं उनकी वजह से भी होता है, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, बहुत सारे रीज़न्स हैं। ठीक है। और हाँ, फास्ट फूड जो हम खाते हैं ना, मोस्टली मैं भी खाता हूँ, ऑब्वियसली सभी खाते हैं, तो हम ये बहुत गलत कर रहे हैं। फास्ट फूड की वजह से जो है HCl की सिक्रेशंस एक्स्ट्रा, आप कह लेंगे एक्स्ट्रा HCl जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होता है, और डेट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ प्रोड्यूसिंग दी स्टमक अल्सर्स। खैर, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, स्टमक इज़ द प्लेस वेयर केमिकल डाइजेशन अकर्स ऑफ विच कंपोनेंट। हाँ, स्टमक के अंदर जो है वो कौन से कंपोनेंट की या कौन से सब्सटेंस की केमिकल डाइजेशन होती है। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की तो माउथ में ही हो गई थी। ठीक है, माउथ में ही मैंने आपको बताया था, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, स्टार्च के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है, तो क्या वो फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या मिनरल्स हैं? ये तो हम सबको पता है कि मिनरल्स की डाइजेशन नहीं होती, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, ये वाटर और मिनरल्स जो होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं लास्ट पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो स्टमक के अंदर इन दोनों में से, या फैट्स में या प्रोटीन्स में से किसकी डाइजेशन हो रही है केमिकली? तो राइट आंसर इज़ प्रोटीन्स, ऑब्वियसली, क्योंकि HCl की हम अभी इतनी डिस्कशन करके आ चुके हैं। HCl जो है वो प्रोटियोलाइटिक एसिड है, वो प्रोटीन्स पे काम करता है। तो प्रोटीन्स जो है वो केमिकली यहाँ पे टूटना शुरू हो जाते हैं। तो केमिकल डाइजेशन जो होती है प्रोटीन्स की वो स्टमक में होती है। ये पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं या फूड हैं ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। जितने भी मीटी सब्सटेंस हैं ना, जितना भी गोश्त है, वो सब रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इंक्लूडिंग द पल्सेस, जो दालें वगैरह जो होती हैं ये भी। सही। ऑलराइट, आगे बढ़ें। ओके, सेमी लिक्विड बोलस इन स्टमक आफ्टर केमिकल डाइजेशन इज कॉल्ड। ठीक है, अब स्टमक में जो भी केमिकल डाइजेशन हो गई उसके बाद वो जो बोलस था अब वो और ज़्यादा थोड़ा सा आप कह लें कि सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आ गया, थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में आ गया। उसको बायोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया? क्या उसको चाइम कहते हैं, क्या उसको हाफ बोलस कहते हैं, क्या उसे जूसी फूड कहते हैं, क्या उसे मिक्स्ड बोलस कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज चाइम। ठीक है, इसको फिर आप चाइम कहते हैं। रिजल्ट ऑफ ऑल डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर जितनी भी डाइजेशन हो जाती है उसके रिजल्ट में चाइम प्रोड्यूस हो जाता है। केमिकल डाइजेशन हो रही है, मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कंटिन्यू रहती हैं, ये हर जगह हो रही होती है, जब भी तो फूड पुश हो रहा होता है। और पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस जो निकल रहे होते हैं स्टमक के वहाँ से, उसमें से आता है। HCl, ये सब मिलके ये जो घोटाला बनता है ना, इसको बोलते हैं चाइम। ठीक है, ये जो है स्टमक के अंदर चाइम की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। सीक्रेशन ऑफ लिवर दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अच्छा, गॉल ब्लैडर के अंदर दो चीज़ें पता लगी ना आपको। पहली चीज़ तो ये कि लिवर जो है कोई ना कोई सीक्रेशन निकाल रहा है। अच्छा, लिवर क्या है? एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ऑर्गन्स हैं। हमने जो बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसेसरी ऑर्गन्स ये मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बनाते हैं। तो लिवर जो है अपनी एक सीक्रेशन निकाल रहा है, और वो सीक्रेशन डायरेक्टली जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर नहीं आती, पहले वो गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। तो अगर MCQs ये आ जाए कि लिवर अपनी जो सीक्रेशन निकालता है वो कहाँ स्टोर होती है,
तो मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि वो गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। यहाँ पर सवाल ये है कि सीक्रेशन जो लिवर निकाल रहा है वो गाल ब्लैडर में स्टोर हो रही है, उस सीक्रेशन का नाम क्या है? मतलब लिवर जो अपनी सीक्रेशन निकाल रहा है उसका नाम क्या है? ये तो बता दिए कि गाल ब्लैडर में। क्या वो चाइम है, क्या वो स्लाइवा है, क्या वो बाइल है, क्या वो इंसुलिन है? सो ये इन चॉइसेस को तो आप बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर लोगे। स्लाइवा, देर इज़ नथिंग टू डू ऑफ स्लाइवा विद द लिवर, मतलब स्लाइवा तो माउथ की सीक्रेशन है, तो इसका लिवर से कोई कनेक्शन है ही नहीं। चाइम हम अभी पढ़ के आ चुके हैं पीछे कि चाइम तो वो एक सेमी लिक्विड फॉर्म होती है जो कि स्टमक में जितनी भी डाइजेशन हो जाती है उसके बाद होती है। इंसुलिन, वी ऑल नो दैट कि इंसुलिन जो है वो लिवर की सिक्रेशन नहीं है, सही है। इंसुलिन तो बीटा सेल्स, आइलेट्स ऑफ बीटा सेल्स जो हैं वो पैनक्रियास के, वो रिलीज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स बाइल। तो दिस आंसर शुड बी द राइट आंसर। बाइल secreted by liver। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रहा लिवर और ये रहा गाल ब्लैडर। ये जो है पाउच है, यहाँ पे लिवर की सीक्रेशन आती है, स्टोर हो जाती है, और ये कॉमन बाइल डक्ट है और ये पैनक्रियाज है। तो ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं। तो लिवर की जो सीक्रेशन है वो कहाँ स्टोर होती है? गाल ब्लैडर में। और सीक्रेशन का नाम क्या है? बाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सीक्रेशन ऑफ लिवर डेट इज स्टोर्ड इन अ गाल ब्लैडर, ये तो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप ये देख लिए। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जो है वो ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है, सीक्रेटेड बाय लिवर। कहाँ स्टोर हो रहा है? गाल ब्लैडर में। क्या कर रहा है? हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है ना फैट्स की डाइजेशन में ना मदद कर रहा होता है बाइल, और फैट्स जो हैं उसको वो कन्वर्ट कर रहा होता है स्मॉलर यूनिट्स में, फैटी एसिड्स में और ग्लाइसिरोल में। और पैनक्रियाटिक जूस, जी अच्छा, ये समझ में आया हमें कि बाइल जो है वो उसकी अपीयरेंस इस तरह से ब्राउन, ग्रीनिश ब्राउन, और गाल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये वर्क कर रहा होता है फैट्स के ऊपर। और उसी तरह से पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट हो रहा होता है पैनक्रियास से, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट में जमा होता है, और ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ फैट्स की डाइजेशन के अंदर मदद करता है। तो ये कुछ एक दो चीज़ें थी। आगे चलते हैं। ओके, डाइजेशन पार्ट इज़ completed in which organ of digestive system? अब इसमें असल में ये पूछा जा रहा है, वो जो हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था ना, कि इंजेस्शन होती है, फिर डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर यूटिलाइजेशन होती है, और फिर एलिमिनेशन होती है। तो डाइजेशन वाला पार्ट जो है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? मतलब किस ऑर्गन पे आके मैं ये कह दूंगा कि भाई डाइजेशन अब ख़त्म हो चुकी है, मतलब डाइजेस्टिव वाला पीरियड अब ख़त्म, अब एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आपके सामने 4 ऑर्गन्स हैं: स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी। किडनी रियली? किडनी तो नहीं है ना, किडनी मतलब किडनी तो यूरिनरी सिस्टम में आएगा, तो ऑब्वियसली इसको तो हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या स्टमक है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या लार्ज इंटेस्टाइन है? देखो, स्टमक तो नहीं होगा क्योंकि स्टमक के बाद भी कहानी आगे जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर भी जो है वो एंजाइम्स आ रहे हैं और सीक्रेशंस आ रही हैं बहुत सारी, और फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रही है, ठीक है। फैट्स जो हैं वो टूट रहे हैं, बाइल जो सीक्रेशन निकली है लिवर की। तो ये दोनों तो नहीं है, किडनी तो हो ही नहीं सकता।
सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था वीडियो में। जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर यही आंसर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या वाकई यही आंसर होगा? मैंने इसको यहाँ पे रोका हुआ असल में इसलिए है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ तो आप सारे वही चीज़ें सही हों। किडनी तो चलो समझ में आ रहा है, स्टमक भी समझ में आ रहा है। अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे ना, वो बोल रहे होंगे कि सर खेल रहे हैं हमारे साथ। तो जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा खेल रहा था आपके साथ। असल में लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, वो तो एब्जॉर्प्टिव एरिया है, वहाँ पे डाइजेशन नहीं होती। अब मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? एक थोड़ा सा ऐसी मैंने वो किया था। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्टिव एरिया है, यहाँ पे वाटर और मिनरल्स जो हैं एब्जॉर्ब होते हैं। किडनी का तो कोई लेना देना ही नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम से, ये तो यूरिनरी सिस्टम का मेन पार्ट है। स्टमक में डाइजेशन हो रही होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो रही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आके डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से जब ये कंटिन्यूटी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, सही है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? माउथ से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है? डाइजेशन का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो रहा है। ठीक है जनाब, ये देख रहे हैं अब, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये पूरी, और ये आके कनेक्ट हो रही है यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, और ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन का प्रोसेस एक्चुअली इट एंड्स एट स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ इसकी 6 मीटर है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। इसमें आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे, आप गूगल वगैरह करेंगे तो, बट अगेन बुक पे ही रहना है। तो आगे चलते हैं। ऑलराइट, अनडाइजेस्टिव फूड मूव्स टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड। ये देखो, मैं इस पार्ट की बात कर रहा था कि यहाँ तो अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई है, द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमें पता लगा कि जो अनडाइजेस्टिव फूड होती है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके कहाँ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही ये अनडाइजेस्टेड फूड पहुँचेगी, तो यहाँ पर जो भी उसमें वाटर होगा या जो भी मिनरल्स होंगे वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एब्जॉर्प्टिव स्टेज जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। आपसे लेंथ पूछ रहे हैं, इसकी लेंथ बता दें। 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर, 4.5 मीटर, and the right answer is 1.5 मीटर। इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू आवर बुक। और ये पूरा आप देख रहे हैं। इसमें जो समझने देखने वाली एंड की चीज़ जो है वो, जो इसकी जो मेन पार्ट होता है ना, यहाँ पर ये कॉलोन का पार्ट, और उसके बाद यहाँ पर स्टोर होता है वो अनडाइजेस्टिव फूड। फिर ये रेक्टम में आता है, और फिर ये एनएस के थ्रू पास आउट हो जाता है। जब ये रेक्टम में होता है ना, तो फिर सेंसेशंस आना शुरू होती हैं ब्रेन को, और हमें फील होता है कि यार अब मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, मुझे इसको पास आउट करना चाहिए, और फिर ये रेक्टम एनएल के थ्रू जो है चला जाता है। ठीक है, ओके। 1.5 भाई, ये जो है सारे जो नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, फिर आप लोग कमेंट में ये मत बोलना सर ये तो ये। ठीक है, ये मैं बुक से दे रहा हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब मैं बुक से निकाल के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारा ये प्रिस्क्राइब कोर्स यही है। और वेरिएशंस आपको यकीनन मिलेंगी, जब आप गूगल करोगे तो थोड़ी बहुत ये डिफरेंस आता है, लेकिन हमें वी शुड हैव टू स्टिक विद द बुक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या चीज़ है? अच्छा, अपेंडिक्स जो है, पहले मैं आपको इसका ज़रा दीदार करा दूँ। ये है अपेंडिक्स, ये देख रही हैं आप, ये छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ना, ये अपेंडिक्स है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन के ये सीकम पार्ट जो है इसके साथ अटैच होता है। होता है क्या? इट इज़ अ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वो बता दिया मैंने। नो रोल इन डाइजेशन, डाइजेशन में कोई इसका रोल नहीं है। हमारे टीचर में बता रहे थे कि एक टाइम था जब इसका कुछ ना कुछ रोल होता था। आई डोंट नो कि वो किस टाइम की बात कर रहे थे। फिर ये कुछ इवॉल्व होना शुरू हुआ हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये जो है ऑब्सलीट हो गया ये अपेंडिक्स। तो इसका कोई डाइजेशन में रोल नहीं होता, बस ये कि इस तरह से स्ट्रिंग से अटैच है, और अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए या इन्फ्लेम हो जाए तो अपेंडिक्टिस हो जाता है, अपेंडाइक्टिस हो जाता है। सही है, और फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, और फिर इसको इजीली काट के निकाल के फेंक देते हैं, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, आपसे कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ या एक ऐसा फैक्ट आपको आगे इंशाल्लाह काम आएगा। किसी भी ऑर्गन के साथ अगर मैं आइटिस लगाता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गन या वो जगह जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गई है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। नेफ्राइटिस,
इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, एपेंडिक्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, और क्या कहते हैं, न्यूराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स, डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ डर्मा यानी स्किन, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन लेयर डर्मा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है हमारे एनाटॉमी के सर ने हमें बताई थी, बड़ा मज़ा आया था। तो वे काफ़ी चीज़ें याद रह जाती हैं इससे। आइटिस साइटिस जहाँ आ रहा है तो उसका मतलब वो पार्ट जो है वो इन्फ्लेम हो गया है। इन्फ्लेमेशन चेक करने के भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इंशाल्लाह ये पीएचडी जैसी हमारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपको आपके लिए जो है वो वीडियो बना सकता हूँ। आपको यकीन उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं लाइफ में। तो हैविंग सेड दैट, ये अभी फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है और यकीनन कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा इससे। तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।